नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जामिनेशन का हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट, हिंदी अनिवार्य जो आईए के लिए है, यानी इंटरमीडिएट आर्ट्स, इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के लिए हिंदी का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ। आज आप लोगों के समक्ष इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 इंटरमीडिएट आर्ट्स में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। आप सभी जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आप लोगों के पास समय अब बहुत ही कम है। 1 तारीख से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो अब आप ज़्यादा समय नहीं गंवाएं। आपके पास अब विस्तृत अध्ययन करने का समय नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष मॉडल सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल सेट से भी आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न इसमें से मेल खा सकते हैं या इसी तर्ज पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये पुत्र वियोग से है, इसका आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा, सारण, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में जो कल्पित रूप है वो शंकर और पार्वती का रूप है। क्वेश्चन नंबर 6, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये उर्वशी, रामधारी सिंह जी को उर्वशी नामक रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 7वां प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो डॉक्टर थे मालती। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? आम लेकर के आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, कि 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? इसका सही उत्तर होगा ए, नौजवान भारत सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, धांगड़ किस जगह से आए थे? धांगड़ किस जगह से आए थे? तो सही उत्तर होगा ए, दक्षिण बिहार से। क्वेश्चन नंबर 12, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये जो पाठ है ये उसने कहा था पाठ से ये पंक्ति जो सो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती थी? तो सही उत्तर होगा
तरह का ये सूत काटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मुन्नी कौन थी? मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से, यानी सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। 17 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में। ये ऑप्शन सही है। 18, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज एक ऐसे लेखक हैं जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, ये तीनों पदों पर वे रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी। जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी। क्वेश्चन नंबर 20, नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास किस धारा के संत थे? तो वैष्णव धर्म के, ये सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन। नाभादास का अस्थायी निवास वृंदावन में था। क्वेश्चन नंबर 22, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो सही उत्तर होगा शोक गीत। क्वेश्चन नंबर 23, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? तो सक्सेना पुरस्कार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो सही उत्तर होगा कारा अधीक्षक, ए। क्वेश्चन नंबर 25, चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक से है? तो सही उत्तर होगा तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन से है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। नाभादास की कविता का क्या नाम है? नाभादास की कविता का नाम है छप्पे, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर। 28 प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। सुखमय जीवन के लेखक का क्या नाम है? सुखमय जीवन के लेखक का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 30 कि सुखमय जीवन के लेखक का क्या नाम है? तो सही उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ये सही उत्तर है आपका। प्रश्न 31, पद्मावत के कवि का नाम क्या है? जायसी जैसो की रचना है पद्मावत। उर्वशी की रचयिता का नाम क्या है? उर्वशी की रचयिता का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसी के लिए उन्हें साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध है। क्वेश्चन नंबर 34, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक से है? सही उत्तर है जंजन का चेहरा एक। जंजन का चेहरा एक। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूझे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सही उत्तर है अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 36, तेरी कुड़माई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? तो उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है? अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है? तो रोज। क्वेश्चन नंबर 38, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो जूठन आत्मकथा जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 39, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावें। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का नाम बतावें। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। 40, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? सही उत्तर है बी गांव का घर। क्वेश्चन नंबर 41, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, वही लहना सिंह जिसको जांग में गोली लगी थी। क्वेश्चन नंबर 42, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर रोज कहानी का पात्र है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो सूर्य के पद। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो ये कवित के पात्र हैं छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 45, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 46, जायसी किस काल के कवि थे? जायसी किस काल के कवि थे? जायसी भक्ति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 47, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो डायरी, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो पद्मावत, जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? तो सूरदास के महाकाव्य हैं तो सूरसागर के ही अंश हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो मुकुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 52, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो ये है तार सप्तक के संपादक। टीटी की माँ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, टीटी की माँ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, सही उत्तर है सी, मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं 54, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा भौतिकवादी रीति से। वह क्वेश्चन नंबर 55, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? अब देखिए यहाँ से व्याकरण का प्रश्न शुरू हो जाता है। यहाँ से व्याकरण का प्रश्न शुरू हो जाता है और आप देख रहे हैं कि व्याकरण का प्रश्न जो है ये बहुत ही आसान है। इसमें तो आप लोग एकदम 100 में 100 जो सो मारेंगे, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग इसमें। यदि इस तरह का प्रश्न पूछे, जिस तरह से ये मॉडल सेट में दिया हुआ है, इस तरह से यदि प्रश्न पूछे तो आप सभी विद्यार्थी, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी एकदम इसको गर्दा उड़ा करके रख दीजिएगा आप। ये 55 नंबर जो सवाल है, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो सर्वव्यापी का अर्थ है जो हर जगह व्याप्त हो, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख लगने मुहावरे का अर्थ होगा नींद आना। 57, ईमान बेचना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपने कर्तव्य से हट जाना। देखिए कितना आसान जो है सवाल दिया हुआ है, एकदम आप लोग क्या बताएं। 58, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है कि आर्थिक स्थिति खराब होने, यानी जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है उसके लिए कमर टूटना मुहावरे का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस तरह का सवाल आ जाए तो भाई मज़ा आ जाए एकदम। लिए क्वेश्चन नंबर 59, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी है, यानी बिखर जाना। क्वेश्चन नंबर 60, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरा यानी पराजित करना, हरा देना। बहुत बढ़िया। ले क्वेश्चन नंबर है आपको 61, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में, शुरू में लग करके जो एक नया शब्द बनाए, उसका एक जो नया अर्थ निकले, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उपवन शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 62, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बेईमान शब्द में बे उपसर्ग है, सही उत्तर यहाँ भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? अब देखिए यहाँ अभी 2 प्रश्न जो है सो उपसर्ग से था, ये अगला प्रश्न जो है सो प्रत्यय से। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग, जो बाद में लगे वो प्रत्यय। तो अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर इत प्रत्यय है, अंकुरित। क्वेश्चन नंबर 64, बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? बड़प्पन में प्रत्यय क्या है? तो पन प्रत्यय है बड़प्पन में। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 65, ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। अब इन चारों में से क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? आप बोल करके देख ले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ख का ही पूछेगा, किसी भी अक्षर का उच्चारण स्थान आपसे पूछ सकते हैं। तो उसे उच्चारण करके, उसका शुद्ध उच्चारण करके आप देख लें कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ख का उच्चारण जैसे हम लोग कंठ से करते हैं, तो ख का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड़ यानी न, जिसे मूर्धन्य न भी हम लोग कहते हैं, का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है आपको मूर्धा। उच्चारण करके आप देखेंगे मूर्धा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 67 छ छ छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण कीजिए, देखिए कि छ का उच्चारण स्थान क्या आता है। तो छ का उच्चारण स्थान होगा आपको तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ है भ। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का भी उच्चारण करके आप देखिए। भ हमारा ओठ से उच्चरित होता है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो गया। देखिए 69 शहर शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो शहर पुल्लिंग शब्द है। या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 आयु शब्द क्या है? आयु, आयु स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मा, क्वेश्चन नंबर 71 आत्मा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आत्मा शब्द जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है आत्मा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो अनुराग शब्द का विलोम होगा विराग, यानी सही उत्तर हमारा डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो कृष्ण शब्द का विलोम होगा शुक्ल, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74 अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? अस्थावर शब्द का विलोम है जंगम, ए, ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75 स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो स्तुति शब्द का विलोम हो गया निंदा, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 76 आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? तो आकर्षण शब्द का विलोम हो गया विकर्षण, यानी कि ये सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण शब्द का विशेषण होगा स्वर्णिम, यानी कि यहाँ भी आपका ए ऑप्शन जो है सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? जगत शब्द का विशेषण होगा जागतिक, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79 दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण होगा दैनिक। क्वेश्चन नंबर 80 पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण शब्द का विशेषण होगा पौराणिक, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो 100। यथासाध्य, क्वेश्चन नंबर 83 यथासाध्य कौन समास है? क्वेश्चन नंबर 83 यथासाध्य कौन सा समास है? तो व्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 84 नरसिंह शब्द कौन समास है? नरसिंह शब्द कौन समास है? तो ये कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? भूमि, आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 86 गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गिरजानंदन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। गणेश शब्द का पर्यायवाची गिरजानंदन। नदी, क्वेश्चन नंबर 87 नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक ढंग से नहीं पढ़ेंगे और वो गलत आंसर ही दे देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन इसमें से पर्यायवाची नहीं है? ये देखिए आपगामी भी नदी के पर्यायवाची है, तटनी भी नदी के पर्यायवाची है, तरंगिनी भी नदी के पर्यायवाची है। ये भागीरथी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ 87 का ए ऑप्शन जो है भागीरथी वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 88 भंवरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? भंवरा, भंवरा तो आप लोग देखे ही होंगे। भंवरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो भंवरा शब्द का पर्यायवाची है मधुप, मधुप। नेक्स्ट शब्द है 89 स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो सु जोड़ आगत, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 90 गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गय जोड़ अक, यानी कि सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद परम जोड़ अर्थ परमार्थ, यही सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 92 पर हम लोग आ गए। पावन शब्द में कौन संधि है? पावन शब्द में कौन संधि है? तो सही उत्तर होगा अयादि संधि, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 93 भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? तो भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना हल्का हल्का सवाल पूछा है। 94 संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सभी आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? तो कुर्सी शब्द जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? तो मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 महोदय शब्द, क्वेश्चन नंबर 98 महोदय शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ कर्मधारय समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन शब्द कौन समास है? तो द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर। अंतिम सवाल, इस मॉडल सेट में जो 100 प्रश्न जो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका अंतिम और 100वां नंबर सवाल, पंचानन शब्द कौन समास है? तो पंचानन द्विगु समास है। इस प्रकार ये हमारा 100 प्रश्नों का जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो था मॉडल सेट इंटर एग्जामिनेशन 2023 का, वो जो सब पूरा हुआ, जो इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए था ये। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट साइंस और इंटरमीडिएट कॉमर्स के छात्रों के लिए हिंदी विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी मॉडल सेट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो आप सभी परीक्षार्थियों से या सभी शिक्षकों या अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन आप अवश्य दबाएं ताकि मेरे सभी वीडियो की जानकारी आप तक जो सो पहुँच सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।